तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, एनिमल किंगडम। तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कि क्लास 11th का जो चैप्टर 4 है जिसका नाम क्या बाबू, एनिमल किंगडम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का मतलब होता है जंतु जगत। क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे संसार में, पूरे दुनिया में जितने भी जंतु होगा वो सारे जंतु का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और ये चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तो जितने भी जंतु है वो जंतु का क्या क्या खूबी है, उसमें क्या गुण होते हैं, कितने प्रकार के दुनिया में जंतु है, किसके बॉडी में क्या है, किसके बॉडी में कौन से गुण होते हैं, ये सारे चीजों को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जंतुओं को जो हम बांटते हैं, चाहे कोई भी जंतु हो, पानी में रहने वाला जंतु हो, जमीन पर रहने वाले जंतु हो, या और भी कहीं रहने वाले जंतु हो, उसको हम किस किस आधार पे डिवाइड कर सकते हैं, बांटने का तरीका क्या है, आधार क्या है, तब हम जानेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और फिर जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जंतु कितने प्रकार के होते हैं, उसको किस किस आधार पे बांटते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम समझाने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स। आप क्या देख पाते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स देखते हैं। जैसे आप रोड पे जाइएगा तो रोड पे आप अपने नजर को दौड़ाइएगा तो आपको क्या क्या दिखेगा बताइए। आपको डॉग दिख सकता है, आपको गोट दिख सकता है, बकरी, चिड़िया, और क्या दिख सकता है, कोई चींटी दिख सकता है, चूहा दिख सकता है, और भी कई प्रकार के हमको जानवर दिखाई देगा। तो बता रहा है विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, और वो सारे एनिमल्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है ना। और क्या लिखा हुआ, एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अब तक चर्चा जो है पूरे दुनिया में बता रहा है, मिलियंस मतलब कि मिलियंस मतलब समझते हैं 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। कितना होता है, 1 मिलियन। बता रहा मिलियंस स्पीसीज है इस दुनिया में, मिलियंस एनिमल का स्पीसीज है, मतलब लाखों इस दुनिया में क्या जंतुओं का क्या है, स्पीसीज है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, और वो सारे जंतुओं को, लाखों जंतुओं को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा, बांटना होगा। मैं समझे बात को। जैसे हमारे ही विद्यालय में टोटल कितना बच्चा जानते हैं, हमारे विद्यालय में टोटल लगभग 1800 स्टूडेंट है। टोटल 9th से लेकर 12th तक कितना बच्चा है, 1800 बच्चों को क्या हम एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते हैं, बैठाने से क्या प्रॉब्लम्स होगा, बैठाने से बहुत प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, पहली बात कि इतने सारे बच्चों के लिए एक साथ हमारे इतना बड़ा क्लासरूम नहीं है जो एक साथ वो बैठ पाए, पहला प्रॉब्लम बैठने का। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए सारे बच्चों को हम एक साथ बैठा देंगे तो हम किसी, मान लीजिए कि 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम जब 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या 9th का बच्चा समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। हम 10th को पढ़ाएंगे तो 9th का नहीं समझ पाएगा, समझ रहे बात को ना। हम 12th को पढ़ाएंगे तो 11th का नहीं समझ पाएगा, तो बहुत तरह का दिक्कत होगा। इसीलिए हम क्या किए कि वो सारे क्लास को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, ताकि हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाए, अच्छे से नॉलेज दे पाए। क्योंकि वो 12th का अलग नॉलेज है, उन लोगों का कैपेसिटी अलग होता है, 11th का शिक्षा ग्रहण करने का कैपेसिटी अलग है, इसलिए हम उसको क्या कर दिए, बांट दिए हैं। उसी प्रकार दुनिया में जो लाखों जंतु है, वो लाखों जंतु को अध्ययन करने के लिए, क्योंकि लाखों जंतु का अलग अलग गुण होगा, तो सारे गुण को हम क्या कर दिए, सेम गुण वाले, जैसे पानी में रहने वाले जीव को अलग कर दिए। तो हम एक जीव के बारे में पढ़ेंगे तो पानी में रहने वाले लगभग सभी जीव का नॉलेज हो जाएगा हमको। जमीन में रहने वाले जीव जैसे सांस लेते होंगे, जैसे हम जैसे सांस लेते होंगे, तो दुनिया में जितना भी जमीन में रहने वाला जीव है लगभग सब उसी तरह सांस लेता है, सब में फेफड़ा होता होगा। लेकिन पानी में रहने वाले जीव में क्या फेफड़ा होता है, नहीं होता है। बोलो तो उसमें क्या होता है, वो लोग सांस कैसे लेता है, वो लोग सांस लेता है गिल से। मछली को देखा होगा तुम लोग, मछली में
कुछ इस प्रकार का एक संरचना होता है। यहां पर ऐसा एक संरचना होता है ना, इसके अंदर तुम कभी उसको उठा के देखोगे तो उसके अंदर ना कुछ इस प्रकार का संरचना होगा। कभी मछली को ध्यान से देखना, उसका गलफड़ा को ऐसे उठा के देखोगे ना तो कुछ इस तरह संरचना होता है। इसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स। ये गिल्स है, ये फेफड़ा का जैसा काम करने वाला ऑर्गन है। ये क्या है? गिल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं क्लोम। क्या कहा जाता है? क्लोम कहा जाता है। यानी कि ये सांस लेने में हेल्प करता है मछली का, यही वाला ऑर्गन। और हम लोग के अंदर में क्या जानती हो? हम लोग के अंदर में कुछ इस प्रकार से, मान लो ये नाक है, ये मुंह है, ये आंख है और ये है, मान लीजिए इस तरह से फेफड़ा होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, इस तरह से फेफड़ा होता है ना। तो इसका नाम है लंग्स। क्या नाम है? लंग्स। तो ये लंग्स है और ये हम लोग के बॉडी में सांस लेने में हेल्प करता है, जबकि मछलियों के बॉडी में इस तरह का लंग्स नहीं पाया जाता है। इस तरह का क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। तो हम लोग वर्गीकरण करेंगे, किस में कौन सा गुण है उसको आधार से क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ठीक है, तो बता रहा है कि सबको वर्गीकरण किया था। बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट को देखते हैं हम उसको वर्गीकरण करते हैं। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनमेंट ए सिस्टमैटिक पोजीशन। और क्लासिफिकेशन करने से क्या हुआ? एक सिस्टमैटिक पोजीशन देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीव आया, किसके बाद कौन आया, ये हम आपको इसी चैप्टर में बताने वाले हैं। कौन सा जंतु धरती का पहला जंतु है? आप बताइए जरा सा, इस धरती पर सबसे पहले कौन जन्म लिया होगा? बताओ, कौन सा जानवर इस धरती पर पहली बार आया होगा? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, हम बताएंगे तुम लोगों को। तो आपको सिस्टमैटिक डिस्क्राइब करने को मिलेगा सारे स्पीशीज का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो है हम लोग देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? बेसिस। फॉर एग्जांपल पे अभी बोलेंगे इसी क्लासरूम में जितने बच्चे हैं इसको हमको बांटना है, इसको हम दो ग्रुप में बांटना चाहते हैं, तो किस आधार पे बांटेंगे? तुम ही लोग बताओ जरा सा। अगर मान लो तुम लोग अभी स्टूडेंट हो इस ग्रुप में, रूम में मान लो 20-25 स्टूडेंट हो। अब ये सारे स्टूडेंट को हमको दो ग्रुप में बांटना है, दो भाग में डिवाइड करना है। तो बताओ जरा सा हमको, तुम दो भाग में डिवाइड कैसे कर सकते हो? दो भाग में हम क्या करना चाहते हैं? डिवाइड करना चाहते हैं। क्या क्या आधार से डिवाइड करेंगे? कोई बता सकते हो? बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? अच्छा, ये जेंडर के आधार पर। किस आधार पर बोली है? एक नंबर पे बोली कि जेंडर के आधार पर। जेंडर का मतलब ये हुआ लिंग के आधार पर, लड़की एक तरफ हो जाए और लड़का एक तरफ हो जाए। सही बात बोली। तो जेंडर के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या तरीका हो सकता है बताओ? एक तो जेंडर के आधार पर बांट देंगे, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? लोकेशन के आधार पर। बोले कठलवाड़ी का जो भी है, या बोल सकते हैं कि 2 किलोमीटर के आसपास का जो भी स्टूडेंट है एक तरफ हो जाए, 5 किलोमीटर के आसपास का जो भी स्टूडेंट है वो एक तरफ हो जाए। बोले खुले बाल वाली जो लड़की हो एक तरफ हो जाओ, जो बाल बांध के आई हो एक तरफ हो जाए, होगा ना? बोलेंगे ड्रेस में जो आए वो एक तरफ हो जाओ, विदाउट ड्रेस में जो आए वो एक तरफ हो जाओ। बहुत तरीका है बांटने का, बहुत तरीका है। कलर के आधार पर बांट सकते हैं, रंग के आधार पर, हाइट के आधार पर। बोलेंगे जो इतने हाइट का है वो एक तरफ हो जाओ, जो उससे इतना नीचे का हाइट का है वो एक तरफ हो जाओ। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, हम किसी को अगर बांटना चाहें, किसी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो बहुत तरीका हमारे पास। तो जंतुओं को जो डिवाइड करेंगे तो क्या क्या तरीका है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का बेसिस क्या है? तो सबसे पहले बता रहा है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल के अरेंजमेंट के आधार पर एनिमल्स को बांटेंगे। किस आधार पर? सेल के अरेंजमेंट के आधार पर। यानी कि वो एक सेल का जीव है तो एक तरफ रखिए, बहुत सारे सेल का जीव है तो एक तरफ रखिए। यानी उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय अलग हो जाएगा और बहुकोशिकीय अलग हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग जो है जीवों को सबसे पहले आधार क्या हो गया? सेल के आधार पर बांटा, सेल के नंबर के आधार पर बांट सकता है। दूसरा बॉडी सिमेट्री के आधार पर। बोलो वो बॉडी सिमेट्री क्या होता है? बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है काटने का तरीका। अगर किसी जीव को हम काटेंगे और वो दो बराबर भागों में बट जाएगा
तो वो एक अलग तरीका है। किसी को हम बीच से काटेंगे और दो बराबर भाग में नहीं बटेगा तो वो अलग तरीका, तो हम आपको नीचे भी बताएंगे। यानी बॉडी से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। नेचर ऑफ सिलोम ये तीसरा हो गया। नेचर ऑफ सिलोम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर खाली जगह है कि नहीं। उस जानवर के बॉडी के अंदर में खाली जगह होगा तो उसको बोलेंगे ट्रू सिलोम, अगर खाली जगह नहीं होगा उसको बोलेंगे ए सिलोम, और अगर फॉल्स खाली जगह होगा उसको स्यूडो सिलोम बोलेंगे। इस पे भी हम चर्चा नीचे करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा हो गया पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, यानी पाचन तंत्र किस प्रकार का है, ये चौथा पॉइंट है बांटने का। बोलो पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव का मतलब हुआ बहुत सारे एनिमल्स में ऐसे होते हैं कि पाचन तंत्र कंप्लीट नहीं होता है। पाचन तंत्र कंप्लीट बोलने का मतलब हुआ हम लोग के बॉडी में क्या है, माउथ है, मुंह है, मुंह के बाद गला में जो नली है इसको क्या बोलते हैं, आहार नली, ओसोफेगस बोलते हैं। ओसोफेगस के बाद पाइप नीचे गया, इसको अमाशय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक का और नीचे चले जाएंगे तो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के और बाद में क्या होता है, बड़ी आंत होता है। कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसमें पेट होता ही नहीं है, उसमें स्टोमक नहीं होता है, तो बोलेंगे उसके पाचन तंत्र को अपूर्ण पाचन तंत्र, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसमें इनकम्प्लीट होता है, जिसमें कंप्लीट होता है। तो यानी पाचन तंत्र के आधार पर भी हम जीवों को बांट सकते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें लाल खून पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जिसमें लाल खून नहीं पाया जाता है, खून ही नहीं होता है। जैसे जितना भी कीड़ा मकोड़ा ले लो, जितने भी इंसेक्ट है, क्या आप लोग बताइए इंसेक्ट में ब्लड होता है, नहीं होता है। तो मच्छर को जब हम मारते हैं तो लाल खून निकलता है, तो वो हम ही लोग का खून लिया हुआ है, वो मच्छर का अपना खून तो है नहीं, है क्या बताइए, नहीं है। आप कॉकरोच देखें, कॉकरोच मतलब तिलचट्टा बोलते हैं, तो क्या उसमें खून होता है, उसमें भी नहीं होता है। मक्खी, घर में जो मक्खी रहता है उसको कभी मार के देखो, चटनी बनाओ उसका, तो तुमको लाल खून मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ब्लड नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिसमें ब्लड होता है, बहुत सारा ऐसा एनिमल जिसका जो ब्लड है ना वो नली में दौड़ता है। हम लोग के बॉडी में खून का नली होता है ना, ब्लड वेसल्स, तो अगर ब्लड वेसल्स में दौड़ेगा तब उसको बोलेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बिना खून के नली में ब्लड दौड़ रहा है तब उसको बोलते हैं ओपन टाइप ब्लड वेसल सिस्टम। तो कई प्रकार का होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर प्रजनन तंत्र, जो जीव अलैंगिक जन्म करते हैं उसको एक तरफ रखेंगे, जो लैंगिक जन्म करते हैं उसको एक तरफ रखेंगे। यानी कि यहाँ पर बता रहा है क्या कि क्या क्या आधार से हम जीवों को बांट सकते हैं। पहला आधार क्या बताएं, कोशिका के आधार पर। दूसरा आधार बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री के आधार पर, सिलोम के आधार पर। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर, सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर। These features are used as the basis of animal classification and some of them are the discussed there। अब बता रहा है यही सब फीचर्स को हम नीचे अब डिस्कस करने वाले हैं, समझ रहे हैं बात को। तो नीचे जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट, सबसे पहला जो बेसिस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ वो कितने सेल के बने होंगे। कोई भी जीव अगर है, जैसे तुम हमको देख रही हो, तुम इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि हम कितने सेल के बने हो सकते हैं, बताओ। 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 1000 सेल, लाख सेल, करोड़ सेल, कितने सेल के होंगे हम? अनलिमिटेड, मतलब बहुत सारे सेल के, मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकता है। यानी कि हम हैं बहुकोशिकीय जंतु। कौन से कोशिकीय? बहुकोशिकीय। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे पहला जो लेवल है बाबू हमारा, सबसे पहला लेवल क्या है? सबसे पहला लेवल है बेसिस है, सबसे पहला आधार है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारा बनावट, हम बने कितने सेल के हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर 2 प्रकार के एनिमल्स होंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जो एक सेल का बना होगा और जो अनेक सेल का बना होगा। ठीक है, जो एक सेल का बना होगा उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं बाबू? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय, जैसे एग्जांपल में अमीबा हो सकता है,
एग्जाम्पल में पारामीशियम, नाम सुने हो तुम लोग अमीबा का, पारामीशियम का, यूग्लिना का, प्लाज्मोडियम का, ऐसे बहुत सारे दुनिया में जंतु है जो एक सेल के होते हैं, और जो एक सेल का होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो एक सेल के जंतु हो गए। एक होता है मल्टी सेलुलर, क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? जो एक से ज्यादा सेल का बना हो, जो बहुत सारे सेल का बना हो, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में। पहला क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव, और दूसरा क्या हुआ? बहुकोशिकीय जीव। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? जो एक सेल के बने हो। कितने सेल के? उसको एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो बहुत सारे सेल के बने होंगे। जैसे एग्जाम्पल पे इंसान हो सकता है, बकरी हो सकता है, गाय हो सकता है, सांप हो सकता है, चिड़िया हो सकता है। आपको जो भी दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक मच्छर दिखाई दे रहा है तो वो मच्छर भी क्या होगा? बहुकोशिकीय होगा। अगर आपको एक चींटी, छोटा सा चींटी भी दिखाई दे रहा है तो वो भी क्या होगा? बहुकोशिकीय। क्योंकि जितने भी चीज हमको दिखाई देते हैं वो सब के सब कैसे जानवर है? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जानवर हमको खुले आंखों से दिखाई नहीं देने वाला। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया एक किंगडम है, क्या है? यानी जंतु जगत। बता, जंतु जगत के जितने भी सारे जंतु हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो सब के सब क्या होते हैं बाबू? मल्टी सेलुलर। पहले तो ये जान लो कि जीव जगत कितना होता है। मतलब किंगडम जो होता है ना, किंगडम जो होता है हमारा, सुनो ध्यान से, किंगडम जो है 5 किंगडम होता है। कितना? 5। बोलोगे 5 किंगडम क्या क्या? सबसे पहला किंगडम का नाम है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई। चौथा प्लांटी। और 5वां एनिमेलिया। देखिए ये 5 जगत है। ठीक है, अब इस 5 जगत में अलग अलग जंतु, अलग अलग जीवों को रखा गया। ठीक है, तो इस मोनेरा किंगडम में रखा गया बैक्टीरिया को। किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को, यानी प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया। प्रोटिस्टा में रखा गया है एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो एक सेल का तो बना होगा, लेकिन वो कैसे कोशिका का बने होंगे? यूकैरियोटिक कोशिका का बना होगा। जैसे कि अमीबा वगैरह सबको रखा गया है। अमीबा वगैरह को रखा गया किसमें? प्रोटिस्टा में। बोलोगे सर फंजाई में किसको रखा गया? तो फंजाई में जो सड़ाने गलाने वाले जो जीव होते हैं, जो जैसे कि मशरूम हो गया, जैसे कि म्यूकर हो गया, और भी कई प्रकार के ऐसे धरती पर जीव होते हैं जो सड़ाने गलाने में मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल में इसका मशरूम लिख देते हैं। मशरूम खाई होगी तुम लोग, बैंक का छाता बोलते हैं जिसको, छतरी जैसा होता है। और प्लांटी में तो होता है पादप, प्लांट। दुनिया में जितना भी प्लांट है वो सब प्लांटी जगत में आता है। और दुनिया में जितना भी जंतु है जिसको तुम देख पा रहे हो, वो सबको किस किंगडम में रखा है? एनिमेलिया में रखा है। तो बता रहा है कि एनिमेलिया किंगडम के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। यानी हम लोग भी किस में आएंगे? मल्टी सेलुलर। और कौन से किंगडम में आएंगे? एनिमेलिया में। किस में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे। बात समझ में आया? चलिए, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। मतलब मल्टी सेलुलर तो है हम, लेकिन सभी जो है एक जैसे सेल से बने हुए नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल में इन स्पॉन्जी द सेल आर अरेंज्ड इज लूज सेल एग्रीगेट्स। बता रहा जो स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी का मतलब होता है समुद्र में कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, और उसका बॉडी कुछ इस तरह से होता है। यह है स्पॉन्जी। इसको साइकोन भी कहते हैं, साइकोन। ये चट्टान से चिपका होता है। इसके पूरे बॉडी में छोटा छोटा छिद्र होता है, ऐसे स्मॉल स्मॉल
पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, ये छोटे छोटे छिद्र से ये पानी, समुद्र का पानी अंदर घुसता है और पानी के साथ जो भोजन के कण है वो अंदर रह जाता है और पानी बाहर निकल जाता है इसके होते हुए। जिस रास्ता से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ओस्कुलम, ओस्कुलम बोलते हैं। जिस रास्ता से पानी इंटर करता है उसको ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है। तो बता रहा है ये भी बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बॉडी का जो सेल है वो बहुत ज्यादा टाइट से एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, लूज है। कैसे जुड़ा हुआ है? लूज। बता रहा है लूज अरेंज है। कैसा अरेंज है? लूज अरेंज है। और हम लोग के बॉडी का सेल का जो जुड़ा हुआ लूज अरेंज से जुड़ा हुआ, लूज है क्या, एक को छुएंगे तो ही अलग हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन ये इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी का जो सेल है वो कैसे अरेंज होते हैं? लूज अरेंज होता है। हम लोग के बॉडी का सेल टाइट है। कैसा है? टाइट अरेंज, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा टाइट से जुड़े होते हैं। तो वही बता रहा है दे एक्सहिबिट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या बोलोगे जानते हो? अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो कई लेवल का होता है। सबसे पहले जो हम बात कर लेंगे कि सेलुलर लेवल होता है। क्या होता है? सेलुलर लेवल। देखो ध्यान से, एक नंबर पे होता है सेलुलर लेवल, दूसरा होता है टिश्यू लेवल, तीसरा होता है ऑर्गन लेवल, चौथा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये 4 लेवल में हम सभी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जो शुरुआत का जो एनिमल्स था, दुनिया में जो पहली बार एनिमल्स आया, उसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का होगा? सेलुलर लेवल का। यानी कि सेल, बहुत सारे सेल हैं, लेकिन सारे सेल एक दूसरे से बहुत टाइट से जुड़े हुए नहीं है। उसके बॉडी के अंदर में नाक, कान, आंख, त्वचा, ऐसा कोई पार्ट्स नहीं होता है जैसा हम लोग के बॉडी में होता है। एक सिंपल सा जीव है, इसीलिए बोलेंगे सेल लेवल। फिर उसके बाद जो हजारों साल बाद जो जीव आया होगा, उसके बॉडी में थोड़ा सा उत्तक बना होगा। क्या बना होगा? उत्तक बना होगा। सेल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। तो टिश्यू लेवल हो गया। फिर उसके बाद हजारों साल के बाद, उसके हजारों साल के बाद ये टिश्यू आपस में जुड़कर क्या बनाए होंगे? अंग बनाए होंगे। तो हो गया ऑर्गन लेवल। और फिर क्या हुआ? इसके हजारों साल के बाद अब फिर बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाया? सिस्टम, यानी कि तंत्र बनाया। तो हम लोग हो गए ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अब हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा तुमसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि टिश्यू लेवल होते हैं, ऑर्गन लेवल होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ये बहुत सारे इस तरह का एग्जांपल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल में ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? अगला चीज देखेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। आपसे पूछेगा कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज टाइप क्या है। तो मान लीजिए अगर ये खून का नली है, ये ब्लड वेसल्स है, क्या है? ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर में ब्लड मूव कर रहा है। अगर बॉडी के नली के अंदर में खून दौड़ता है तब उसको बोलेंगे क्लोज टाइप। क्या बोलेंगे बाबू? क्लोज टाइप। कौन सा टाइप? क्लोज टाइप। और अगर बॉडी में ऐसे ही ब्लड दौड़ रहा है, ऐसे ही बिना नली का, जैसे कि इंसेक्ट में, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा में खून तो होता है लेकिन उसके बॉडी में खून का नली नहीं होता है। बोलोगे सर खून कौन सा खून? तो कलरलेस ब्लड होता है। कौन सा ब्लड? कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या हुआ? लाल रंग नहीं होगा, अदर कलर हो सकता है, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे ये देख रहे हो, उसका नाम जानते हो? क्या बोलते हो तुम उसको? इसको क्या बोलते? केकड़ा बोलते हो। तो ये जो केकड़ा है बाबू ना, ये केकड़ा को हम लोग बोलते हैं कि कैंसर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर नाम बोलते हैं। अब कैंसर एक बीमारी भी है, लेकिन इसका नाम है इंग्लिश में कैंसर, का मतलब केकड़ा होता है। अब इसके बॉडी में जो होता है ना, ब्लड होता है, लेकिन ब्लड ऐसे दौड़ रहा है, जैसे
गंगा में पानी दौड़ता है, वैसे इसके बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है बिना नली का। तो जब खून बिना नली का दौड़े किसी भी एनिमल में, तब उसको बोलते हैं हम लोग ओपन टाइप। क्या बोलते हैं? ओपन टाइप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन टाइप का एग्जांपल बताइए, कौन कौन सा एनिमल्स है जिसमें ओपन टाइप का होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ओपन टाइप का एनिमल्स का एग्जांपल होगा इंसेक्ट। क्या बोलेंगे? इंसेक्ट। इंसेक्ट जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बाबू? ओपन टाइप। आप बोलेगा क्लोज टाइप किसमें होता है? तो जितने भी हड्डी वाले जानवर है जिसमें लाल खून ज्यादातर होता है, जैसे इंसान हो गया, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मैना, घोड़ा, ये जितने भी जानवर है ये सब के अंदर जो ब्लड दौड़ता है ना, ये ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है। किसके अंदर दौड़ता है? ब्लड वेसल्स। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? क्लोज टाइप बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको हम बताएंगे सिमेट्री क्या है। क्या बताएंगे? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी को काटने का तरीका। सिमेट्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं सिमेट्री। आपको दिखाते हैं सिमेट्री 3 प्रकार के कैसे होते हैं। यहां देखिए, देखो सिमेट्री जो है वो 3 प्रकार का होगा। बोलो क्या क्या? एक होता है बाई लेटरल सिमेट्री, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री, और तीसरा होता है ए सिमेट्री। ठीक है, 3 प्रकार का सिमेट्री होता है। तीनों को समझो। बायलैटरल क्या है? मान लो एक जीव है, जैसे इंसान ही है, इंसान ही है, ठीक है। तो इंसान को ऐसा कौन सा तरीका से काटेंगे जिससे ये 2 बराबर भाग में बट जाएगा? बताओ। यहां बीच से काट दे या ऐसे ऐसे काट दे? बताओ। ऊपर से नीचे। जब हम ऊपर से नीचे काटेंगे तो 2 बराबर भाग बटेगा। एक वो हाथ इधर जाएगा, एक वो हाथ इधर, एक वो हाथ इधर, एक वो हाथ इधर, नाक का कुछ इधर होगा, इधर होगा कि ना होगा? पूरे बॉडी का मैक्सिमम पार्ट 2 बराबर भाग में बट जाएगा। बटेगा ना जी। तो जब हम किसी जानवर को या किसी भी जीव को किसी एक एंगल से काटेंगे तो 2 बराबर भाग में अगर वो बट जाता है तब उसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। एक एंगल से काटने पर, याद रखिएगा, किसी एक एंगल से काटने पर अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तब इसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल सिमेट्री। और मान लीजिए, बोलो सर रेडियल सिमेट्री किसको बोलेंगे? तो रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ, मान लो अगर कोई जीव है इस तरह का, ये जीव है, ठीक है, ये जीव है, इसको हम किसी भी एंगल से काटेंगे। मान लो इधर से काटे तो भी 2 बराबर भाग में बट गया, इधर से काटे तो भी 2 बराबर भाग में बट गया, इधर से काटे तो भी 2 बराबर भाग में बट गया, इधर से काटे तो भी 2 बराबर भाग में बट जाए, तब इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी आप किसी भी तरीके से काटिए, कोई भी एंगल से काटिए, और अगर वो 2 बराबर भाग में बट जाता है तब उसको कौन सा सिमेट्री बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। और कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पे हम अमीबा को लेते हैं। अमीबा, बताइए अमीबा का कोई निश्चित आकार होता है क्या? कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो जब कोई निश्चित आकार नहीं है, आप इसको इस साइड से काटिएगा तब भी 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा, इधर से काटोगे फिर भी नहीं बटेगा, इधर से काटोगे फिर भी नहीं बटेगा। यानी कि जब किसी जीव को किसी भी एंगल से काटने पर अगर 2 बराबर भाग में नहीं बटता है तो एसिमेट्री, अगर 2 बराबर भाग में बट जाता है किसी भी एंगल से तो रेडियल सिमेट्री, और अगर 2 बराबर भाग में बांटने के लिए एक ही एंगल से काटना पड़े, जब आप ऐसे काटिएगा तभी 2 बराबर भाग में बटेगा, लेकिन जब आप ऐसे काटिएगा तो 2 बराबर भाग में नहीं बटने वाला है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? बाइलैटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री कितना हो गया? 3। यानी काटने का तरीका, पहला क्या बोले? बाइलैटरल। बाइलैटरल का मतलब क्या हुआ? एक एंगल से काटने पर 2 बराबर भाग में बटेगा। रेडियल सिमेट्री क्या हुआ? किसी भी एंगल से काटिए 2 बराबर भाग में बट जाएगा। एसिमेट्री का मतलब क्या हुआ?
किसी भी एंगल से काटिए वो कभी नहीं बटेगा दो बराबर भागों में, तब वो क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात को? तो हम लोग सिमेट्री समझ गए। ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर सिमेट्री के बारे में, तो ये सिमेट्री के बारे में वही चीज लिखा हुआ, देखिए एसिमेट्रिकल लिखा हुआ है ना बाबू, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। कितने प्रकार का सिमेट्री होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। तो अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ओरिजिन लेयर। ओरिजिन लेयर बोलोगे सर ओरिजिन लेयर क्या होता है? ओरिजिन लेयर का मतलब हुआ कि हम लोग जब मां के पेट में थे, जब हम लोग का निर्माण हो रहा था, जब हम लोग अपने मां के गर्भाशय के अंदर थे, तब उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि हम लोग का आंख, नाक, मुंह, कान बनने से पहले हम लोग 3 लेयर के थे। कितने लेयर के थे? 3 लेयर, 3 लेयर के थे बाबू, 3 लेयर के थे। समझो बात को, एक होता है ऐसे, ये 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर्स के होते हैं। और इस लेयर से कुछ ऐसे ऐसे सेल होता है। और इस तीनों लेयर का नाम है, इस तीनों लेयर का नाम है, सबसे बाहर का लेयर का नाम होता है इक्टोडर्म। क्या नाम है? इक्टोडर्म। बीच वाला का नाम है मेसोडर्म। क्या नाम है बाबू? मेसोडर्म। और अंदर वाला का नाम क्या है? एंडोडर्म। इसी तीनों लेयर से पूरा बच्चा बनता है। एक छोटा जो बच्चा बनता मां के पेट के अंदर में, गर्भाशय के अंदर में, बस ये तीनों लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यानी हम लोग सबसे पहले बच्चा जो बने हैं ना, तो बच्चा बनने से पहले हम कितने लेयर के थे? 3 लेयर के थे। जब 3 लेयर से हमारा पूरा बच्चा बनेगा, तब इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी जंतु का निर्माण, पूरे बॉडी का निर्माण उसका ये तीनों लेयर से होगा, तब उसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी हम लोग कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसका निर्माण केवल 2 लेयर से होता है। कितने लेयर से होता है? केवल 2 लेयर से होता है। बोलो वो 2 लेयर कौन कौन है? तो एक तो होता है कि सबसे बाहर जो लेयर है इसको बोलते हैं इक्टोडर्म, इक्टोडर्म। और अंदर वाला जो है उसका नाम है एंडोडर्म। एक लेयर एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें एक लेयर नहीं पाया जाता है। और अगर इससे कोई नया जीव बन रहा है, अगर इससे कोई नया जीव बन रहा है, इससे कोई नया जीव, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन रहा है, तो बोलेंगे ये कैसा है? ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या है? जब किसी जीव का निर्माण केवल 2 लेयर से हो। कितने लेयर से? 2 लेयर से। और वो दोनों लेयर का नाम क्या क्या है? इक्टोडर्म और एंडोडर्म। इक्टो माने बाहर, एंडो माने अंदर। इक्टोडर्म से होगा और एंडोडर्म से होगा, तो 2 लेयर है ना, 2 लेयर का नाम क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। और जब किसी जंतु का निर्माण 3 लेयर से होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ में आया? तो देखिए इस तरीके से बांट रहे हैं कि अगर कोई जंतु 2 लेयर से बना होगा तो उसको एक तरफ रख दीजिए, जो 3 लेयर से बना होगा उसको एक तरफ रख दीजिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का तरीका। तो अब ये सब हम लोग तरीका ही तो पढ़ रहे हैं। समझ में आया बात को? ये चीज अब किसी से पूछते हैं, हम देखते हैं। तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, छटपट छटपट कर रही हो, देख रहे हैं, खड़ी हो जाओ। तुम बताओ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल किसे कहा जाएगा? बताओ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल किसे कहा जाएगा? हो गया शांति। हम यहाँ सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं तुम लोगों को कि जाप कर रही हो, भगवान का नाम लेते लेते सुध गई। भागवत कथा चला रहे हैं यहाँ पर। हम क्या करवा रहे हैं? ध्यान से सुनेगी तब ना समझ में आएगा। कुछ सवाल पूछोगे तुम लोग कब? जब ध्यान से सुनोगे। ध्यान से तो सुन नहीं रही हो तुम, छटपट कर रही हो खाली।
कहाँ समझ में आएगा? कौन बताएगा डिप्लोब्लास्टिक का मतलब? देखो एक लड़का हाथ खड़ा कर दिया, बताओ जी, खड़े हो जाओ। कोई भी इंसेक्ट। किसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक? कोई भी इंसेक्ट कितने लेयर से बना होगा? 2 2 लेयर से। कोई भी जीव अगर उसका पूरा बॉडी का निर्माण 2 लेयर से हुआ होगा, वो 2 लेयर क्या क्या होगा? एक्टोडर्म होगा और इंडोडर्म होगा, तब उस एनिमल को हम क्या बोल सकते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलेंगे? जब कोई एनिमल 3 लेयर से उसका पूरा बॉडी बना होगा। 3 लेयर से क्या क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर से अगर पूरा बॉडी बनता है, तीनों लेयर मिलाकर उसके पूरे बॉडी का निर्माण करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। समझोगे तब ना, तुम्हारा ही क्लास पर पढ़ा रहे हैं कि हम एकदम आईएससी बीएससी कौन सी पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ पर ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं, है ना जी? तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से सुनो, बैठो। चलो, तो आप समझ चुके हैं यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ में आ गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या? अगला टॉपिक क्या है बाबू? अगला टॉपिक है अब सीलोम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीलोम। अब सीलोम भी 3 प्रकार के होते हैं। ये सीलोम को भी हम समझाएंगे। ये सीलोम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो सीलोम का मतलब होता है बॉडी के अंदर खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। सीलोम 3 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रू सीलोम। क्या होता है? ट्रू सीलोम। एक होता है स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम। और तीसरा होता है एसीलोम। एसीलोम। सीलोम कितने प्रकार का? 3। नाम पर याद कर लो, ट्रू सीलोम, स्यूडोसीलोम और एसीलोम। ठीक है? थोड़ा सा एक चीज चेंज करना होगा। एक चीज थोड़ा सा चेंज क्या करना है आपको? रुक जाइए थोड़ा सा। हमको सबसे पहले सीलोम में से सबसे पहले हमको लिख देना है एसीलोम। एक नंबर पे इसको रखना है एसीलोम को। दूसरे नंबर पे रखना है स्यूडोसीलोम को, स्यूडोसीलोम। और तीसरे नंबर पे करना है ट्रूसीलोम। एसीलोम। सीलोम का मतलब होता है खाली जगह। अगर मान लो ये किसी का बॉडी का काटा हुआ चित्र है, किसी का बॉडी का काटा हुआ पार्ट है, और इसके अंदर में जो बहुत सारे सेल भरा पड़ा हुआ, चारों तरफ में सेल है, कहीं खाली जगह नहीं है, पूरा चारों तरफ में सेल भर चुका है। इसके बॉडी के अंदर बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है। बॉडी के अंदर अगर खाली जगह नहीं है तब उसको क्या बोलेंगे? एसीलोम। जैसे हम अपने बॉडी को दाब रहे हैं तो दबा रहा है ना जी, अंदर में खाली जगह है तभी तो दबा रहा है। तो अगर बॉडी के अंदर कैविटी ना हो, बिल्कुल एकदम पूरा अंदर जगह ही ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे? एसीलोम। दूसरा स्यूडोसीलोम क्या होता है कि अंदर में पूरा भरा हुआ भी नहीं है और पूरा खाली भी नहीं है, यानी बीच बीच में कुछ सेल्स पड़े हुए हैं ऐसे, तब इसको बोलेंगे स्यूडो मतलब झूठा। क्या होता है? झूठा खाली जगह। पूरा खाली जगह तो नहीं है, ये झूठा खाली जगह। और बोलेगा ट्रू सीलोम क्या है? तो ट्रू सीलोम का मतलब है बाबू कि ये मान लो पूरा बॉडी का वाल है और ये बॉडी का अंदर का इंटेस्टाइन का भाग है, तो यहां पर जो कुछ सेल्स हो गए ऐसे चारों तरफ में, और इसके चारों तरफ में कुछ सेल्स हो गए ऐसे, और ये पूरा इलाका खाली जगह है, ये पूरा इलाका भरा खाली पड़ा हुआ है, इसी का नाम है सीलोम। क्या नाम है? सीलोम। तो यानी बॉडी के अंदर के एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी का मतलब जानते हो ना? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मतलब खाली रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? ट्रू सीलोम कहते हैं। अगर रिक्त स्थान में थोड़ा बहुत कुछ कोशिका भरा पड़ा हुआ है तो स्यूडोसीलोम बोलेंगे। अब रिक्त स्थान में पूरा कोशिका भरा पड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? एसीलोम बोलेंगे। यानी कि खाली जगह के आधार पर भी हम जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, एसीलोम, स्यूडोसीलोम और ट्रूसीलोम। अब सबका एग्जाम्पल भी होता है बाबू, सबका एग्जाम्पल भी है।
अब यहां पर आपको चित्र दिखाते, देखो एक चित्र दिखाते हैं। ये तो चित्र है डिप्लोब्लास्टिक और टेट्रोब्लास्टिक का। यहां पर ये चित्र देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा जरा सा। आप देखिए यहां बिल्कुल खाली जगह है, बिल्कुल खाली जगह है ना जी, ये बिल्कुल खाली जगह नहीं है। यहां पर बीच में सब कोशिका क्या भर चुका है, सारा कोशिका भर गया, ठीक है। ये जो बोलोगे सर ये खाली जगह है, ये खाली जगह नहीं, ये पाइप है पेट के अंदर जो हम लोग का गला का पाइप जो गया हुआ है ना, ये पाइप, इससे भोजन गुजर रहा है, समझ रहे बात को ना। तो इसके बगल में ये सब जो खाली जगह था ये सब भर चुका है। जब ये सब भर चुका है सेल से, तब इसको हम क्या नाम दे दिए हैं, एसिलोम। सी नंबर पे क्या नाम है, एसिलोम। बोलोगे बी नंबर पे क्या है सर, बी नंबर पे ये वाला देखिए, ये जो खाली जगह है, खाली कुछ कुछ सेल पड़ा हुआ है, ये सब गोल गोल ये जो सेल पड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्यूडोसिलोम। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल सादा वाला एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, ट्रूसिलोम। तो यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार का हम लोग सिलोम का भी चर्चा कर लिए, ठीक है।